कहानी लगभग 6 महीने पहले की सच्ची कहानी है। बहुत पहले की बात है जब गोरखपुर गांव में एक छोटा परिवार अपने 2 बच्चों किशन और लखन के साथ रहते थे। उनके माता पिता दोनों बच्चों से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अरे पार्वती, अपना तो 2 बेटा है। अब हमें भगवान से और क्या चाहिए। 2 कट्ठा जमीन है और उसी में अपना खेती करके जीवन का गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन लखन और किशन को प्यार दुलार से रखेंगे। क्यों पार्वती, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सभी लोग बेटा के लिए तरसते हैं कि हे भगवान, कम से कम एक बेटा दे दो। लेकिन हमें देखो, भगवान ने 2 बेटा दिए हैं। ये हमारे दोनों लाल बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। किशन बेटा और लखन बेटा दोनों हमारे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। सुबह की पहली किरणें जमीन पर रही थी और सुरेश अपनी जीवन की खुशियों के साथ उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं खेत में जा रहा हूँ। खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिला देना। मैं थोड़ा देर से घर आऊंगा। ठीक है जी, आप जाओ, मैं खिला दूंगी। लेकिन हाँ, आप कोशिश करना जल्दी आने को, क्योंकि मुझे जानकी चाची के यहाँ सिर्फ चर्चा में जाना है। सुरेश घर के कोने से कुदाल उठा लेता है और खेत में चला जाता है। सुरेश खेती बहुत अच्छा करता है। वो हर साल 2 कट्ठे जमीन से कम 4 मन चावल और 6 मन गेहूं निकाल लेता था। इस वजह से उसके यहाँ खाने पीने में कमी नहीं होती थी, बस पैसे की ही कमी होती थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। सुरेश के माथे से पसीने निकल रहा था। गर्मी मानो की आग बरसा रही थी। सुरेश घर जाने का फैसला करता है। अरे बाप रे, सूरज तो लग रहा है कि आग का गोला हो चुका है। कुदाल चलाने में पसीने का नदी बहने लग रहा है। नहीं नहीं, अब मुझसे और कुदाल नहीं चलेगा। चलो घर चलकर पहले खाना खा लेता हूं। अरे पार्वती, तुम कुछ भी कहो, लेकिन खाना तुम्हारा लाजवाब रहता है। दिन भर कितना भी काम करो, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। देखो, अभी ही खेत में काम करके आया हूं और गर्मी लग रही थी कि जैसे आग का गोला बरसा रहा हो, और तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सारा गर्मी भाग गया। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे खाने का बिना तारीफ किए नहीं रहते हो, क्योंकि आज आपको अपना पैर दबाना है ना। और हाँ जी, आप आज कितना भी तारीफ कीजिए, लेकिन आज आपका प्लान सफल नहीं होगा। मैं सिर्फ चर्चा में गीत गाकर थक चुकी हूँ। मुझसे पैर नहीं दबाया जाएगा। आज भर मुझे माफ कर दो। अरे सुरेश बेटा, ये क्या अपना प्लान तो फेल हो गया। अब मैं क्या करूं जिसे पार्वती खुश हो जाए और पैर दबाने के लिए मान जाए? सुरेश एक से एक प्लान बनाता है, लेकिन पार्वती मना कर देती है। ये कहानी तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दोनों पति पत्नी में काफी प्यार था। अगर भारत के हर घर में ऐसा प्यार हो तो झगड़ा का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और आज सुबह की किरणों के साथ 18 साल के बाद ये कहानी शुरू होती है। लखन और किशन काफी बड़ा हो जाते हैं और दुर्भाग्य देखो कि पार्वती इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। सुरेश अब बूढ़ा हो चुका था। दोनों बेटा आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, कभी धन के लिए लड़ते तो कभी जमीन के लिए। ये देखकर सुरेश के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे पार्वती, तुम इस दुनिया को छोड़ के क्यों चली गई? देख रही हो तुम्हारे दोनों लाल आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अगर तुम जीवित होती तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम उन्हें डांट पड़काकर समझाती, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुम्हें तो पता है कि अब वो जवान हो गए हैं। अगर मैं उन्हें कुछ बोलूंगा तो उन्हें दुख लगेगी। पार्वती, जब वो आपस में ऐसे पैसों के लिए लड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी तो सारा घर जमीन उन्हीं दोनों का तो है ना। फिर भाई भाई झगड़ा क्यों करते हैं? अरे किशन, कहाँ हो तुम? इधर आओ। तुम्हें मना किया था ना कि खेत में तुम अपना पैर भी मत रखना। वो खेत मेरा है। फिर भी तुमने मेरे फैसलों का खिलाफ गए। तुम्हें घर से भी जाने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे घर से मत निकालना। मुझे माफ कर दो। वो मैंने सोचा कि काफी दिनों से खेत की जुताई नहीं हुई थी, इसलिए कुदाल चलाने चला गया। लेकिन अब नहीं जाऊंगा। बस आप घर से मत निकालना। अरे लखन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर किशन खेत में चला गया तो क्या हो गया? आखिर उसका भी खेत तो है। तुम दोनों भाई बार बार छोटी छोटी चीज के लिए लड़ो मत। अगर रहने में इतना ही सकेता हो रहा है तो मुझे मार डालो। उसके बाद तुम अच्छे से फैल से रहोगे।
अरे पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। आपके लिए मैं सब छोड़ दूंगा। ये जमीन घर मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो पिता का सुख और प्यार चाहिए। एक तो ऐसे ही बचपन में माँ गुजर गई। मैं पूरे बचपन माँ के प्यार के बिना पला पोसा हूँ। अगर आप मुझे नहीं पाले पोसे होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और जमीन घर के लिए आपको छोड़ दूं नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे बंद करो ये नाटक, प्यार का ढोंग यहां मत करो। अगर तुम्हें जमीन जायदाद नहीं चाहिए तो यहां से चले क्यों नहीं जाते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। अगर प्यार से नहीं तो नफरत से ही सही, तुम दोनों को मार डालूंगा और जमीन घर अपने नाम कर लूंगा। अब तुम दोनों के पास और कोई चारा नहीं है। अगर घर जमीन छोड़ दिए तो ठीक, नहीं तो कल का सुबह तुम दोनों नहीं देख पाओगे। लखन जमीन घर के लिए पूरा पागल हो चुका था। वो अपने छोटे भाई और पिता को मारने का धमकी देता है। सुरेश और किशन लखन की बातों से पूरा डर जाते हैं और अंत में एक निर्णय लेते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हें जमीन घर चाहिए ना, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमें कम से कम इस घर में 3 दिन और रुकने दो। 3 दिनों के बाद हम दोनों खुद इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रहने का कोई साधन नहीं है। लखन अपने पिता की बात मान जाता है और 3 दिनों की मोहलत दे देता है। सुरेश और किशन घर के अंदर चले जाते हैं। आजकल के जमाने में कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है। एक छोटी सी जमीन और एक झोपड़ी जैसी मकान के लिए अपने ही भाई और पिता को मारने का धमकी देना पड़ रहा है। ऐसे भाई से तो एक कुत्ता अच्छा है जो अपने मालिक के अलावा किसी को नहीं जानता है। बेटा किशन, जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम्हारी माँ कहती थी कि अजी हमारा दोनों बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज देखो किस्मत कहां से कहां चली आई। आज एक जमीन के लिए मारने की बात हो रही है और घर से भी भगाने की बात हो रही है। बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है जो कि मेरे नाम पर है और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकती। दोनों बाप बेटे लखन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो लखन की खुशी के लिए घर जमीन छोड़कर एक टूटी झोपड़ी में रहने का फैसला कर लेते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। भैया को तो पता नहीं पैसों की इतना लालच कहां से आ गया, लेकिन मैं आपको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिताजी, मुझे यकीन है कि जिस दिन भैया को धोखा मिलेगी उस दिन उन्हें हमारी याद जरूर आएगी। चलिए पिताजी, अब हम लोग कल ही उस झोपड़ी में चले जाएंगे। भैया को अकेला खुश रहने देते हैं। सुबह हो जाती है। किशन और उसके पिता सुरेश दोनों घर छोड़कर उस टूटी झोपड़ी में जाने लगते हैं। घर से बाहर ही निकले थे कि इतने में वहाँ एक गांव के सेठ साहूकार आ जाते हैं और सुरेश से कहते हैं, अरे वाह सुरेश, पैसे बचाने का मन है क्या? आज कितना साल हो गया है और तुम तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सुनकर दुख हुआ। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि पैसे दिए बगैर तुम भी इस दुनिया को छोड़ दो, इसलिए मैं तुमसे पैसे लेने चला आया। अब बिना देर किए मुझे पैसे दे दो, मुझे और जगह भी जाना है। साहूकार से पैसे लेने की बात सुनकर किशन और लखन को एक झटका लगता है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही थी कि साहूकार उनके पिता से किस चीज का पैसा मांग रहे हैं और किशन साहूकार से पूछता है, अरे ये क्या सेठ जी, आप मेरे पिताजी से किस चीज का पैसे मांग रहे हैं? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? मेरे पिताजी ना तो आज तक किसी से कर्ज लिए हैं और ना ही किसी का उधार रखे हैं। फिर आप मेरे पिताजी को क्यों परेशान कर रहे हैं? एक तरफ हमारे बड़े भाई हमें घर से निकाल रहे हैं और आप है कि इस पूरे वक्त में भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो लखन? तुम लोगों को घर से निकाल रहा है? अरे वो लखन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ऐसे माता पिता इस गांव में तो क्या पूरी दुनिया में ढूंढ लोगे, फिर भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हारा सौभाग्य है जो सुरेश तुम्हारा पिता है। अगर वो नहीं होता तो तुम आज यहाँ जीवित नहीं होते। अरे नहीं नहीं साहूकार जी, आप इसे कुछ मत बोलिए। जब हमारी किस्मत में ही दर दर की ठोकर लिखी है तो हम इसे क्यों दोष दें? अरे किशन बेटा, साहूकार साहब सही बोल रहे हैं। जब तुम दोनों छोटे थे तो मैंने तुम दोनों को पालने पोसने के लिए इनसे कर्ज लिया था और पैसे न होने के कारण लौटा नहीं सका। सेठ जी, आप हमारी हालत तो देख ही रहे हैं। अगर आप हमें अपने यहाँ कोई काम दे दे तो इससे आपकी कर्ज चुकता हो सकती है और हमें कुछ जीने का साधन भी मिल जाएगा। साहूकार दयालु थे
वो सुरेश को काम दे देते हैं। सुरेश और किशन सेठ को धन्यवाद करते हैं और पीछे पीछे जाने लगते हैं। सुनो सुरेश और किशन, आज से तुम दोनों इसी गोदाम में काम करोगे और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। और हाँ, खाना पीना मैं दे दूंगा, लेकिन 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दूंगा। 6 महीने फ्री में काम करने के बाद तुम दोनों कर्ज से आजाद हो जाओगे। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। हमें मंजूर है सेठ जी, आपने हमें काम दे दिया, इतना काफी है। अब हमारी जीवन का आखिरी यही मकसद है कि कैसे भी करके पार्वती का कर्जा चुकता करना, क्योंकि लखन ने तो हमें धोखा दे ही दिया। जिसके लिए इतना कष्ट किया, पार्वती ने उसने ही धोखा दे दिया। देख रही हो पार्वती, तुम्हारा बेटा आज क्या क्या दिन दिखा रहा है। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जिसका दिल साफ होता है वो कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता है।